नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। लास्ट जो हमारा क्लास था राजस्थान जीके का, उसमें हम चौहान या चाहमान, राजस्थान के चौहान वंश के बारे में जिक्र कर रहे थे और हमने उसमें जो चर्चा की है, उस चर्चा के अंदर हमने ये देखा कि हमने अजय राज चौहान तक का जो हमने जीके है जो कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे आज, तो आज हमारे जो नए लास्ट 5 जो हैं उनमें से आज 4 को कवर करेंगे और जो नेक्स्ट क्लास रहेगा बिल्कुल छोटी छोटी क्लासें हैं, ये आपकी 20 से 25 मिनट की क्लासें रहती है। और रोज़ाना अगर आप एक क्लास की प्रैक्टिस करने से पहले आप पीछे वाली क्लास को स्पीड थोड़ा तेज़ करके यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, फटाफट से उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए कि कल तक हमने क्या पढ़ लिया और आज हमें क्या पढ़ना है। उसके अंदर अब हम बात करें तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, हम पढ़ रहे हैं क्या, चौहान। और चौहानों को क्या बोला जाता था, चाहमान भी बोल सकते हैं हम। और हमारे जो शासकों का क्रम चल रहा था, पृष्ठभूमि के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था, उत्पत्ति कैसे हुई थी इनकी, कहाँ कहाँ पर इन्होंने अपनी शाखाएं या स्थापना की, नींव डाली, या कहाँ कौन कौन सी शाखाएं हैं राजस्थान में। अब हम बात कर रहे हैं शासकों की, जो आगे की बात है तो उनमें हम बात करेंगे आज किसकी, अर्णोराज या आनाजी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या, अर्णोराज। और अर्णोराज को ही क्या कहा जाता था, आनाजी। ठीक है, अर्णोराज या आनाजी ने क्या किया, अपना इनके नाम के अनुसार ही देख लीजिए, इन्होंने सबसे पहला काम किया था क्या, अन्ना सागर झील, अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। पूछ लिया जाए क्यों, तो इन्होंने तुर्की सेना के रक्त से सनी भूमि को साफ करने के लिए, रक्त से सनी भूमि को साफ करने के लिए ऐसी मान्यता है, ऐसा कथन है कि तुर्की सेना के रक्त से सनी भूमि को साफ करने के लिए अर्णोराज या आनाजी ने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। और इस झील के अंदर आपसे पूछा जाए तो इस झील के अंदर चंद्रा या मैं यूं कहूँ बांडी, चंद्रा या बांडी नदी का जो पानी है वो आता है, आकर के गिरता है इस झील में। ठीक है, इस झील में पानी कहाँ से, चंद्रा या बांडी नदी से। अन्ना सागर के बाद, अन्ना सागर की जो दूसरा जो बात आपको याद रखना है, पहला अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया और दूसरा आपको याद रखना है क्या, पुष्कर में, कहाँ पर, पुष्कर में वराह मंदिर, पुष्कर में वराह मंदिर का क्या किया, इन्होंने निर्माण करवाया। दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि पुष्कर के वराह मंदिर का निर्माण चौहानों के किस शासक द्वारा करवाया गया, तो वो किसके द्वारा करवाया था, कोई और नहीं, अर्णोराज या आनाजी हैं। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए तो तीसरा पॉइंट आप इसमें ये याद रखेंगे कि इनके दरबारी या इनके दरबार में देवबोध और धर्मघोष, देवबोध और धर्मघोष जैसे दरबारी कवि इनके दरबार में हुआ करते थे। प्रश्न किस तरीके से आएगा कि देवबोध और धर्मघोष, देवबोध कोमा धर्मघोष निम्न में से किसके दरबारी कवि थे, तो किसके दरबारी कवि थे, अर्णोराज या आनाजी के। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी किसके बारे में, अर्णोराज या आनाजी के बारे में। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो इसके बाद अगर बात करूं नेक्स्ट जो शासक है हमारा, वो है कौन, जगदेव। जगदेव के लिए आपको कुछ ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। नेक्स्ट जो शासक है कौन सा, जगदेव। और जगदेव के बारे में आपको याद क्या रखना है, केवल एक बात याद रखनी है कि जगदेव जो था वो क्या था, पितृहंता शासक, पितृहंता शासक। प्रश्न बनेगा कैसे, चौहानों में पितृहंता शासक कौन था, तो चौहानों का पितृहंता शासक है जगदेव, जिसने किसकी हत्या की थी, अर्णोराज या आनाजी की हत्या की थी। ठीक है, अर्णोराज या आनाजी की हत्या करके उसका पुत्र जगदेव जो है वो गद्दी पर बैठ गया था, इसलिए हम कह सकते हैं कि चौहानों का पितृहंता शासक कौन हुआ, जगदेव हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे हम विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव के बारे में, जिसे कवि बांधव या कटी बांधु, और जिसने हरिकेली नाटक की रचना की, जिसने संस्कृत पाठशाला खोली, और उसके जो थे हमारे सोमदेव और नरपति नालय जैसे दरबारी कवि उनके यहाँ हुआ करते थे। और उन्होंने जो जीत दर्ज की, उनकी विजयों की प्राप्ति की अगर बात करें तो उन्होंने विजयों की प्राप्ति, उन्होंने गजनी के खुसरो शाह को हराया था और हरियाणा में हाँसी पर जीत दर्ज की थी, और उन्होंने क्या किया था, दिल्ली के तंवर तोमर को हराया था। इन सब का जिक्र भी उनका कहाँ मिलता है, शिवालिक स्तंभ लेख में मिलता है। और उन्होंने हरिकेली नाटक की रचना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि हरिकेली नाटक की रचना किसने की थी, तो वो था विग्रहराज चतुर्थ या
विसल देव। और विग्रहराज चतुर्थ या विसल देव ने जो हरिकेली नाटक की रचना की थी उसके जो अंश हमें मिलते हैं वो अंश हमें कहाँ मिलते हैं। एक तो 2.5 दिन का झोंपड़ा, जो कि आप जानते हैं सभी कहाँ है, क्योंकि अगर आप राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आप बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। और दूसरा जो उनके हरिकेली नाटक की जो रचना का जो उल्लेख है वो हमें कहाँ मिलता है, वो राजा राम मोहन राय की जो कब्र है जो कि लंदन में है वहाँ से हमें मिलता है। और किले हॉर्न ने ये कहा किसके बारे में, कवि बांधव या कटी बांधव यानी विग्रहराज के बारे में ये कहा कि यह एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा गुणी व्यक्ति है जो कि कालिदास और भवभूति से भी होड़ कर सकता है। तो आइए बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं अब विग्रहराज चतुर्थ। किसके बारे में, विग्रहराज चतुर्थ या विसल देव, ठीक है ना, विग्रहराज चतुर्थ या विसल देव। मैं आपको इस नाम से ही एक बात और बता देता हूँ कि विसल देव ने ये क्या, बनास नदी पर या बनास नदी के पानी को रोककर, नहीं बनास नदी पर, यूँ लिख लीजिएगा, बनास नदी पर टोंक में, कहाँ पर, टोंक में विसल सागर झील का निर्माण करवाया। विसल सागर झील का निर्माण करवाया। ये एक बात तो आप अभी लिख लीजिएगा, बाद में याद नहीं रहेगी आपको, तो ये नोट कर लिया आपने, विग्रहराज या विसल देव, ठीक है। तो विसल देव से याद रह जाएगा विसल सागर झील, जो कि कहाँ बनी हुई है, टोंक में है, और किस नदी पर बनी हुई है, तो बनास नदी पर बनी हुई है। क्लियर है। अब अगर अपने बात करें आगे की, तो मैंने आपको बताया कि विग्रहराज को उपाधियाँ कौन कौन सी थी, तो इसकी उपाधियाँ लिखेंगे आप कौन कौन सी, कवि बांधव और कटिबंधु, ये 2 उपाधियां जो थी इनकी थी। कवि बांधव, अब कवि से याद रख लेना, इन्होंने क्या किया था, हरिकेली नाटक की रचना की, किसने की, विग्रहराज चतुर्थ या विसल देव, हम जो पढ़ रहे हैं टॉपिक इन्होंने, ठीक है। हरिकेली नाटक की रचना, इस नाटक के जो अंश हैं वह 2 जगह मिलते हैं अपने को। कहाँ कहाँ मिलते हैं, एक तो हमें मिलता है इस नाटक के अंश 2.5 दिन का झोंपड़ा यहाँ अजमेर में, और दूसरा इस नाटक के जो अंश हैं वो हमें राजा राम मोहन राय की कब्र, और राजा राम मोहन राय की जो कब्र है वो कहाँ है दोस्तों, वो कब्र है कहाँ पर, लंदन में, ठीक है। ये इतना सा बात आपको याद रखना है। क्या किया था, उपाधि थी कवि बांधव, कटी बांधव, और इसके बाद में आपको याद रखना है कि इन्होंने संस्कृत पाठशाला खोली, अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। और अगर बात करें तो इनके दरबारी कवियों के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो दरबारी कवि में आप याद रखेंगे, सबसे पहले आप याद रखेंगे सोमदेव, और दूसरा जो दरबारी कवि है उसके बारे में अगर मैं लिखूँ तो उसका नाम है नरपति नल है। किसका दरबारी कवि है, नरपति नल है, और सोमदेव, ये दोनों ही विग्रहराज चतुर्थ के यानी विसल देव के दरबारी कवि हैं। तो आपसे पूछा जाए कि सोमदेव ने कौन से ग्रंथ की रचना की, तो सोमदेव ने की थी किसकी, ललित विग्रहराज की रचना किसने की, सोमदेव ने, ठीक है। और विसल देव रासों की रचना की थी नरपति नालय ने, किसकी, विसल देव रासों की रचना या रचयिता। तो देखिए ये ग्रंथों के और इनके नाम भी आपको साथ के साथ याद हो रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं क्या, इनकी विजय प्राप्ति, जीत दर्ज कहाँ की, विजय प्राप्ति का उल्लेखों के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले नंबर 1 पे आप याद रखेंगे, इन्होंने गजनी के खुसरो शाह को हराया। लिख दूं आगे, दिखाई दे जाएगा, बिल्कुल सही है। खुसरो शाह को क्या किया, हराया। गजनी के खुसरो शाह को हराया। और इन्होंने क्या किया, हरियाणा में हाँसी जो ज़िला है, हरियाणा में हाँसी में क्या किया इन्होंने, हाँसी पर जीत दर्ज की, हाँसी को जीता इन्होंने। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने
दिल्ली के तंवर तोमर को हराया। इन सब विजयों का जो उल्लेख है, इन सब विजयों का जो उल्लेख है वो शिवालिक स्तंभ लेख में मिलता है। विजयों का उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? यहाँ लिखेंगे शिवालिक स्तंभ लेख, नोट कर लीजिएगा, शिवालिक स्तंभ लेख। क्लियर है सभी को? तो ये इतनी बात है। और इसके अलावा जो मैं अगर अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जगह नहीं है तो मेरे को इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। दो बातें सिर्फ इससे रिलेटेड और है हमारे पास। कौन कौन सी दो बातें हैं? एक तो ये है चौहानों का स्वर्णकाल, और एक किले हॉर्न वाली बात। अगर नीचे जगह पड़ी है यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि विग्रहराज चतुर्थ का जो काल था वो चौहानों का स्वर्ण काल था। चौहानों का स्वर्ण काल। सर ये शब्द कल पहले भी आया था वीडियो में, वो स्वर्ण काल नहीं था, वो निर्माण काल था, ठीक है ना। यहाँ मैं पूछ रहा हूँ चौहानों का स्वर्ण काल किसका था? तो इनका काल स्वर्ण काल क्यों माना जाता है? देखिए इनके काल में अच्छे दरबारी कवि भी थे, इन्होंने पाठशाला वगैरह भी खोली, शिक्षा पर ध्यान दिया, इन्होंने जीत दर्ज भी की, तो ये किसी मामले में कम नहीं थे। तो हम यूँ कह सकते हैं कि चौहानों का स्वर्ण काल। और किले हॉर्न ने, यहाँ ऊपर कोने में जगह पड़ी है, या इस तरफ लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, यहाँ नोट कर लेंगे कि विग्रहराज चतुर्थ विसल देव, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ बीच में एक लाइन खींच देते हैं ना, अलग हो जाएगा। तो ये लिखेंगे किले हॉर्न ने कहा कि यह कालिदास व भवभूति जैसे विद्वानों से, भवभूति, किले हॉर्न ने कहा कि विसल देव या विग्रहराज जो है वो कालिदास व भवभूति से भी होड़ कर सकता है, ठीक है ना। तो ये इतनी बातें आपको याद रखनी है, किसके लिए? विसल देव या विग्रहराज चतुर्थ के लिए। क्लियर है सभी को? देखिए कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा काम है। विसल देव कवि बांधव या कटी बांधु, ठीक है। कवि नाम आ गया, हरिकेली नाटक की रचना की। हरिकेली नाटक की रचना के दो अंश हैं, दो अंश कहाँ मिले? एक तो 2.5 दिन का झोंपड़ा और एक राजा राम मोहन राय की कब्र। उसके बाद में हम बात करें तो इन्होंने संस्कृत पाठशाला खोली। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी जो दरबारी कवि थे वो कौन कौन थे? एक तो था सोमदेव और एक था कौन? नरपति नालय। सोमदेव ने क्या किया था? सोमदेव ने ललित विग्रहराज और नरपति नालय ने विसल देव रासों की रचना की थी। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, कि इन्होंने और क्या किया, तो इनकी विजय प्राप्ति की अगर बारे में बात करते हैं तो विजय प्राप्ति इन्होंने कहाँ की? इन्होंने विजय प्राप्ति की थी दोस्तों दिल्ली के तंवर तोमर को हराया, और हरियाणा हाँसी में जीत दर्ज की थी, ठीक है। और गजनी के खुसरो शाह को हराया। इन सब जीतों का उल्लेख कहाँ मिलता है? ये सब जीतों का उल्लेख मिलता है हमें शिवालिक स्तंभ लेख के अंदर मिलता है। तो इस इतने कारण हो गए, इतनी बातें होने के बाद इन्होंने बीसल सागर झील जो है, जो कि टोंक में है, बनास नदी का पानी आता है उसमें, तो बीसल सागर झील का निर्माण भी करवाया। तो देखिए पानी, पाठशाला, ये सब काम किए। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो काल था वो किसका काल था? स्वर्ण काल था, चौहानों का स्वर्ण काल था। और इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए, देखते हुए किले हॉर्न ने अपना हॉर्न बजा करके ये कह दिया कि यह ऐसा विद्वान है, ऐसा विद्यानुरागी है कि यह हम किससे होड़ कर सकता है? कालिदास या भवभूति जैसे विद्वानों से भी होड़ कर सकता है। क्लियर है सभी को? इसके बाद का जो हमारा शासक है दोस्तों, मैं आप ये लिख लीजिएगा, इसके बाद जो शासक है सोमेश्वर। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने, नोट्स इसी तरीके से आप बना करके रखेंगे, इसी तरीके से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। आप जो मर्जी बुक उठा लीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप, आपके पास कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप बुक है, चाहे वह लक्ष्य की है, चाहे वह दक्ष वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, चाहे वह अन्य ये अपने लूसेंट की है, आप कहीं से भी चौहान टॉपिक पढ़ लीजिए। और जब मैं चौहान टॉपिक आपको 25 मिनट की क्लास पिछली थी और 10 से 15 मिनट की आज की होगी और 15 मिनट की एक नेक्स्ट क्लास और होगी, मतलब 60 मिनट में जो चौहान वंश मैंने आपको पढ़ाया है, उसके बाद आप चौहान वंश का कोई भी टॉपिक और प्रतिहार जो मैंने 2 क्लासों में या 3 क्लासों में आपको कवर करवाया है, यानी 1-1 घंटे की क्लास में आप चौहान, प्रतिहार, अब आप कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप बुक खोलिए और उसके अंदर कोई भी प्रश्न लगाइए। अगर 99% आपका अटेम्प्ट सही ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं पूरी आशा करता हूँ, पूरी उम्मीद करता हूँ, पुराने प्रश्न पत्रों को उठाइए, वहाँ आप सवालों को देखिए, आपको यही सवाल मिलेंगे। चलिए बात करते हैं सेकंड लास्ट शासक, जिसको हम इम्पोर्टेंट मानते हैं दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो है सोमेश्वर।
सोमेश्वर के बारे में आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है दोस्तों, कौन सी बात, कि इसने स्वयं व अर्णोराज की मूर्तियां बनवाई, बस मूर्तियां बनवाई, इसने कोई ज़्यादा कुछ नहीं किया। सिर्फ आप इतना सा याद रखेंगे सोमेश्वर के बारे में, चौहान शासक सोमेश्वर चौहान, स्वयं व अर्णोराज की मूर्तियां बनवाने वाला शासक कौन था, सोमेश्वर था। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के बारे में जिक्र करेंगे, या हम करेंगे P3, ठीक है। और इसकी जो उल्लेख है, जितनी भी इनकी बातें हैं पृथ्वीराज चौहान से संबंधित, संयोगिता का स्वयंवर या इच्छन कुमारी का गंधर्व विवाह, या इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि इनके जो तराइन के युद्ध 1191-1192 में ये कब गद्दी पर बैठे, कब इन्होंने अपना शासन संभाला, जन्म कब हुआ, इनकी संरक्षिका कौन थी, इत्यादि सवालों के जवाब हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा, यह आपका फ़र्ज़ है और मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ।